नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की, कहां कितनी वोटिंग हुई है इस पर बात करेंगे। कुछ साल के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मतदान ज्यादा हुआ है तो उसके मायने क्या है, कम है तो उसका मतलब क्या निकाला जा सकता है, क्या विश्लेषण हो सकता है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं आज सागर जिले की विधानसभा सीटों पर। सागर जिले में यूं तो 8 सीटें आती हैं, लेकिन इनमें से 3 सीटें हाई प्रोफाइल हैं, इसलिए सागर में हुए मतदान प्रतिशत के मायने भी अहम हो जाते हैं। इस जिले में अब की बार 75.74% वोटिंग हुई है। पिछली बार की तुलना में अब की बार सभी सीटों पर मतदान बढ़ा है। सुर्खी की वीआईपी सीट पर 76.05% लोगों ने मतदान किया, जो 2018 के मुकाबले करीब 3% ज्यादा है। इस सीट को वीआईपी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने चुनाव लड़ा। वहीं रैली सीट की बात की जाए तो यहां से मंत्री गोपाल भार्गव मैदान में थे और इस बार 79.83% यहां पर वोट कास्ट हुआ है, जो पिछले चुनाव की तुलना में करीब 6% ज्यादा है। वहीं सागर की तीसरी हाई प्रोफाइल सीट खुरई पर नजर डालिए तो यहां पर 79.64% वोटिंग हुई है। 2018 में भी लगभग इतना ही वोट परसेंट यहां पर इस सीट से सामने आया था। इस सीट से मंत्री भूपेंद्र सिंह को बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा था। अब इन हाई प्रोफाइल सीटों के बड़े मतदान के मायने क्या है, ये समझना होगा। लेकिन इसी तरह सागर, बीना समेत बाकी सीटों पर वोटिंग ज्यादा रही या कम हुई, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और उसके मायने भी जानेंगे। तो चलिए आज सत्ता के महासंग्राम में करेंगे सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान का विश्लेषण। तो देखिए 8 विधानसभा सीटें, जिनमें से हम आपको बता दें 2 कांग्रेस के पास हैं, अब तक 6 बीजेपी के पास हैं और इनमें लगभग बीजेपी ने सिटिंग एमएलएस को ही उतारा है मैदान में। और वहीं कांग्रेस की भी हम बात करें तो तरबर सिंह लोधी फिर मैदान में, हर्ष यादव फिर मैदान में थे और वोट परसेंट जो अलग अलग सीटों से है वो बढ़ा है। सागर की हम बात करें तो ये कह सकते हैं बम्पर वोट कास्ट लोगों ने किया है, वोटिंग हुई है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वोट लोगों ने जो दिया है वो रैली विधानसभा सीट पर दिया है। 89.183%। ये आप कहिए कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज यहां पर निकल कर सामने आया है। बीना में भी वोटिंग लगभग जो हम कह सकते हैं तमाम 8 सीटों पर बढ़ी है। और ये वोट प्रतिशत बढ़ने के मायने क्या है, सागर का ओवरऑल आंकड़ा देखिए तो 75.74% यहां पर मतदान हुआ है ओवरऑल 8 सीटों पर। तो सागर में कौन होगा शहंशाह, सागर का सरताज कौन होगा, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो मत प्रतिशत बढ़ा है, और वो भी सागर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 हाई प्रोफाइल सीटें, 3 वीआईपी सीटें यहां से आती हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम सागर की 8 विधानसभा सीटों पर बढ़ते मत प्रतिशत को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही सर हाई प्रोफाइल सीट जहां पर हम देख रहे हैं कि लगभग वोटिंग अच्छी खासी हुई है, मतदान प्रतिशत में महिला वोटर्स भी बढ़े हैं, कैसे समझाएंगे इस वोट परसेंट को जो हम देख रहे हैं बम्पर अच्छी खासी वोटिंग सागर में हुई है? खास तौर से अगर हम वोटिंग की बात करें तो महिला वोटरों ने जिस प्रकार उत्साह से वोट किया है, तो दोनों दल उसके अपने अपने हिसाब से मायने निकाल रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना है लाडली बहना, जिसके तहत 1250 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं, शुरुआत हालांकि इसकी 1000 से हुई थी और इसको बढ़ाकर अब 3000 तक करने का वादा बीजेपी ने किया है। और कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की थी, जिसमें महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये देने की बात किए गए। तो कांग्रेस को लग रहा है कि उसके 1500 के वादे के साथ महिला वोटर उसके पाले में आई और बीजेपी को लग रहा है कि 1250 और प्लस जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि जो लाडली बहना है उनको सरकार मकान भी देगी। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है और जिसका रिफ्लेक्शन हमको ये बढ़े हुए वोटों में है। दूसरा कि बीजेपी ने जो शुरुआती दौर था उसमें कहा था कि उनको वोट शेयर उनको अपना 51% करना है और शुरुआत के जो 12 बजे तक का समय उसमें अपने सारे वोटरों को निकालना। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हमने भोपाल में भी देखा था कि दोपहर तक कई सारे बूथ खाली पड़े थे, दोपहर बाद वहाँ पर भीड़ दिखी। कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ 80% से ऊपर मतदान गया और कई ऐसे जहाँ 60 और 70 के बीच में सिमट गया, कई जगह 60% भी नहीं हुआ है। लेकिन सागर में हमने देखा कि अच्छा खासा मतदान हुआ है और यहाँ से 3 बीजेपी के मंत्री और तीनों हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं। चाहे गोपाल भार्गव की हम बात करें रैली से, तो ज्योति पटेल एक नया चेहरा थी और पहली बार हाल के वर्षों में हमने देखा है कि चुनाव के बाद ज्योति पटेल की गाड़ी पर पथराव की बात आई और ये कहा गया कि इसके पीछे गोपाल भार्गव की साजिश है
वो उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। गोपाल भार्गव ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। दूसरी चर्चित सीट थी, हमने देखा था कि भूपेंद्र सिंह की सीट है जी। लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि कांग्रेस ने रक्षा को मैदान में उतारा, रक्षा सिंह राजपूत को। जी। वो भी नया चेहरा है। तो मुझे लगता है 2 महिलाओं के कारण भी हो सकता है कि महिला वोटरों को निकालने में उन्होंने अपनी तरफ से सफलता थोड़ी बहुत तो हासिल की होगी, क्योंकि इसी दम पर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि सुर्खी की हम बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत की, सिंधिया समर्थक है, कांग्रेस से आए थे, उपचुनाव में भारी भरकम वोटों से जीते थे और जो जीत का मार्जिन था तुलसी सिलावट का है, गोविंद सिंह राजपूत का है और इसके साथ ही सांची सीट से प्रभुराम चौधरी का। तो तीनों का वोट मार्जिन अच्छे खासे अंतर से जीते थे। एक और सीट है नरियावाली, जहाँ से कांग्रेस ने भी हमने देखा बीजेपी ने पुराने उम्मीदवार को उतारा है और सुरेंद्र चौधरी जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। और ये चूंकि वो इलाका है जहाँ जातिगत समीकरण बहुत हावी रहते हैं, यही कारण है। और दलित फैक्टर एक बड़ा इस क्षेत्र में हावी है। बीना हमने देखा है कि सुरक्षित सीट है, नरियावाली सुरक्षित सीट है। तो इसी सागर के क्षेत्र में हमने देखा संत रविदास के मंदिर की बात बीजेपी ने कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास किया, 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनाया जा रहा है और इसके लिए पूरे प्रदेश से संत रविदास के मंदिर के लिए 1 मुट्ठी चावल हर घर से लिया गया और 1 मुट्ठी मिट्टी हर क्षेत्र से, हर गांव से लेके आए गए। इसका मकसद यही था कि बीजेपी चाहती कि जितने दलित वोटर हैं वो सारे एक साथ आ जाए, क्योंकि होता ये है कि कई किसी के साथ खटिक चले जाते हैं तो जाटव नहीं जाते हैं, जाटव चले जाते हैं तो अहिरवार नहीं जाते हैं। तो ये बीजेपी की चिंता थी सबसे बड़ी, क्योंकि बुंदेलखंड में पिछली बार उसको उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी जितना बीजेपी उम्मीद कर रही थी। कई सीटों में हमने देखा था कि जीत का अंतर उतना नहीं था। हाई प्रोफाइल सीटों के कारण सबकी नज़रें थी। गोपाल भार्गव की सीट इसलिए भी चर्चित है, वो पिछले चुनाव से अपने बेटे अभिषेक के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार फिर उनको मैदान में उतारा। तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा कि मुझे मेरे गुरु ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, इसलिए आप उसी प्रकार से मतदान करिए। हमने पहली ऐसी सीट देखी है वो कि वोटिंग के जिस दिन वो नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे थे उस दिन पूरा लगभग रैली बंद था और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ गए थे नॉमिनेशन दाखिल कराने। हालांकि उस समय ये एक विवाद भी हुआ था कि कई सारे लोगों को पेट्रोल की पर्चियां दी गई थी 2-2 लीटर की। गोपाल भार्गव ने इससे हालांकि इनकार किया था, उनको कहा था कि मेरे किसी समर्थक ने पेट्रोल के लिए शायद पर्ची बांटी हो। जी, तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि वोटर्स को निकालने में, महिला वोटर्स का जो मतदान हुआ है उसमें हमने देखा कि कई सारे महिला कैंडिडेट को ही सागर में अलग अलग विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने उतारा था। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जो वोटिंग परसेंट बड़ा है उसमें किस तरफ कौन सा वो मुद्दा होगा जो श्रेय लेता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं SN पटेल और साथ ही मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी हमारे साथ, प्रदीप राजौरिया जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। प्रदीप जी स्वागत आपका। आदेश अग्निहोत्री सागर से हमारे साथ बने हुए हैं। SN पटेल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत राजेंद्र चौबे जी आपका भी अनादि टीवी पर। सबसे पहले मैं मेरे दोनों सहयोगियों को शामिल करती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ आऊंगी। SN पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि जब सागर की बात हो रही हो तो वीआईपी सीटों पर तो नजर जाएगी और बहुत अच्छे से मनोज सर ने भी विश्लेषण किया, लेकिन जब मतदान हो रहा था कौन से वो मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चाएं चल रही थी, खासतौर पर उस दिन जब पोलिंग बूथ्स पर हमने देखा, मनोज सर ने भी बताया कि 12 बजे तक तो हम ये आकलन कर रहे थे कि शायद बहुत अच्छा क्राउड आ जाएगा, बहुत सारा वोट परसेंट उसी वक्त कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन भोपाल जैसे शहर में भी हमने देखा जहां पर वोटिंग परसेंट बहुत डाउन हुआ, लेकिन सागर की हम बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंट ज्यादा आया। कौन से वो मुद्दे थे और क्या वाकई जो महिला कैंडिडेट है उनकी वजह से वोट परसेंट बढ़ा है? क्या आकलन आपका SN पटेल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूँ जो वोट परसेंट बढ़ा है उसका एक रीजन सामने निकल के आ रहा है महिला वोटर का। तो महिला वोटर ने इस बार अधिक वोट किए हैं। इसका कारण है कि जो महंगाई है, महंगाई की मार झेल रही है यहाँ की जनता, तो इसकी वजह से निश्चित है वोट ज्यादा गिरी है। अब ये अभी कह नहीं सकते कि बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में कितना वोट गया है, ये तो हालांकि 3 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, देवरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर सर पिछली बार जो वोट परसेंट पड़ा था उससे 6% ज्यादा पड़ा है। तो अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं आदेश, क्या बताएंगे रैली में जो वोट परसेंट पड़ा है और उसके अलावा देवरी में 6% बढ़ा है वोट परसेंट, ये महिला वोटर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या ये कैंडिडेट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम देवरी की बात करें तो हर्ष यादव, ब्रजबिहारी पटेल, इनमें दोनों महिला कैंडिडेट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर वोट करने के लिए निकली है। 6% बढ़ा यहाँ का वोट परसेंट, क्या बताएंगे इसको लेकर?
जी, जो देवरी और रहली की बात कर रहे हैं हम, तो देवरी और रहली में लगभग 3 से 4% महिलाओं के वोट पड़े हैं। अगर हम 2018 का चुनाव देखें और 2023 का चुनाव देखें, तो इसके आगे कांग्रेस भाजपा दोनों श्रेय लेने में लगे। जहां भाजपा का कहना है कि लाडली बहना योजना के कारण महिलाओं के वोट बढ़े हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम लोगों ने सागर जिले से 4 महिला प्रत्याशी उतारे हैं, इसलिए महिलाओं के वोट बढ़े हैं। और हमारी नारी सम्मान मुद्दे योजना कौन से थे के चर्चाओं में? महंगाई, बेरोजगारी हावी थी या संत रविदास का मुद्दा था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटर्स का पक्ष दिखा? क्या वो जमीनी मुद्दे थे उस वक्त जिनको लेकर चर्चाएं हो रही थी? बूथ तक पहुंचा होगा वोटर जल्दी से। देखिए, रोजगार का मुद्दा जो है वो सागर जिले में सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार और भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों को लेकर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा था। जी, रिफाइनरी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बीना के आसपास? जी नहीं, बीना के आसपास रिफाइनरी काफी समय से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो रोजगार का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है, उसी के कारण लोगों ने रोजगार पर ही वोट दिया है। ठीक है, और भी हम डिटेल मनुसर से समझेंगे। मनुसर, बाकी हम मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। पहले राजेंद्र चौबे जी हमारे साथ बने हुए, प्रदीप राजौरिया जी हमारे साथ बने हुए, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हाई प्रोफाइल सीटें, प्रदीप जी, बचाने की भी चुनौती। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने आपको बहुत ही परोसकर उन हाई प्रोफाइल सीटों पर कैंडिडेट दे दिए हैं या जीत दे दिया ये कह सकते हैं, लेकिन वोट परसेंट सभी जगह बड़ा है और ये बढ़ता हुआ वोट परसेंट किसकी तरफ गया है ये इशारा अभी समझा नहीं जा सकता। कहा जाता है वोट बढ़ा यानी एंटी इनकम्बेंसी पर भी वोट पड़ा। कहिए प्रदीप जी। देखिए, सबसे पहले मैं अनादि चैनल के माध्यम से दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आपको भी नमस्कार सर, जल्दी अपनी बात रखिए। देखिए, जो वोट ऑफ परसेंटेज लगभग पूरे मध्य प्रदेश में और सागर जिले की अधिकांश सीटों पर बढ़ा है, वह भारतीय जनता पार्टी की महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो महिलाओं को लाभ दिलाने का काम किया गया है, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को मील का पत्थर सिद्ध हो रही लाडली बहना का जो लॉन्च किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उससे चुनाव में वोट ऑफ परसेंट निश्चित रूप से बढ़ा गया है, बढ़ा हुआ है। और मतगणना के दिन इसका रिजल्ट आपके सामने भी रहेगा। प्रदेश में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मनोज जी, आप सहमत है प्रदीप जी की बातों से? प्रदीप जी, जो हमारे साथी सहयोगी भी कह रहे हैं कि अगर महंगाई के लिए वोट किया है महिलाओं ने, तो महंगाई में तो बीजेपी के पक्ष में जा ही नहीं सकती महिलाएं, तो फिर तो उन्होंने आपके अगेंस्ट वोट किया होगा अगर महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। और हालांकि बुंदेलखंड में एक बड़ा मुद्दा है रोजगार, क्योंकि पलायन सबसे ज़्यादा इसी इलाके से होता है। प्रदीप जी। प्रदीप जी, पलायन, बेरोजगारी, महिला वोटर्स इसलिए भी निकल सकती है ना घर से? देखिए, मैं आपको बताऊं, सागर सहित बुंदेलखंड के लिए रोजगार के क्षेत्र में और विकास की दृष्टि से और विभिन्न क्षेत्रों में जितने कार्य मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उतने आज तक के इतिहास में मध्य प्रदेश में किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं की। आप आइए बीना रिफाइनरी में, अभी हमारे कुछ ही समय पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 50 उसका मेट्रो उसका भूमि पूजन करके गए। इसके बाद में आप आइए बेतवा लिंक योजना, लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बीना रिफाइनरी के एक्सटेंशन का, वहाँ एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि उसके कारण जो आसपास के 1 किलोमीटर एरिया सेंसिटिव घोषित कर दिया है, लोग मकान नहीं बना पा रहे, दुकान नहीं बना पा रहे। और एक आरोप ये भी कि उसके 1 किलोमीटर के एरिया में शराब की दुकान है, वो बात दस्तूर चल रही, लेकिन अपनी जमीन पर आदमी दुकानें नहीं बना पा रहा, रोजगार नहीं कर पा रहा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, उसके लिए सरकार ने कुछ अलग से व्यवस्था की रखी होगी, लेकिन हम आपको रोजगार की दृष्टि से बता रहे हैं, बुंदेलखंड में रोजगार के द्वार खोलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो अभी हमारे उन्होंने भूमि पूजन वो किया है, उससे भी लाखों किसानों को रोजगार मिलने जा रहा है। और यहाँ पर बीना रिफाइनरी से भी लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो पूरे बुंदेलखंड को मिलेगा, लेकिन उसमें सागर की हिस्सेदारी नहीं होगी ना केन बेतवा में।
कैन बेतवा में भाई साहब सागर जिले के लगभग सभी जिले उसमें आ रहे हैं उस योजना में, और उससे जो अपना नहर के माध्यम से पानी की। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को फायदा मिलेगा, इसका दावा कर रही है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस की सर हम बात कर रहे थे और ये भी जिक्र हुआ कि महिला कैंडिडेट है तो हो सकता है महिलाओं को निकालने का काम महिला कैंडिडेट ने किया और इस वजह से भी ज्यादा वोट पड़े हों। लेकिन सागर ऐसा नहीं कह रहा। सागर में निर्मला सप्रे की हम बात करें, यहाँ पर जो वोट परसेंट बढ़ा है 0.15% बढ़ा है। सर इस पर आपका विश्लेषण, उसके बाद हम राजेंद्र जी के पास जाएंगे। देखिए, जैसे हमने देखा तमाम सारी महिला सीटें हैं, जैसे सागर में खुद ही हम देख रहे हैं जी कि वहाँ पे देवर और भाभी का मुकाबला है जी, लेकिन उस सीट पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि वो पहले भी महापौर का चुनाव भी कांग्रेस ने उनको लड़ाया था। तो ये दूसरी ऐसी सीट है। हमने देखा कि नर्मदापुरम होशंगाबाद की बात करें तो सीता शरण और गिरजा शंकर आमने सामने हैं, और यहाँ शैलन जैन और उनकी जो बहू भाभी हैं वो आमने सामने थी, लेकिन वहाँ वोट शेयर उतना नहीं बढ़ा। कई सारी ऐसी सीटें जहाँ महिला उम्मीदवार हैं, धार में नीना वर्मा की बात कर रहे हैं, मऊ में उषा ठाकुर की बात कर रहे हूँ। तो ये सब जरूरी नहीं कि महिला उम्मीदवार है इसलिए वो महिला वोट बढ़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुरुष सीटों पे भी वोटिंग शेयर ज़्यादा होता है। और दोनों पार्टियों की बात करें कि बीजेपी कह रही है हम 33% महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 30% से ज़्यादा, लेकिन वोट आप अगर उनको देखें हम तो 11% या 12% से ज़्यादा दोनों पार्टियों ने महिला उम्मीदवार मैदान में उतारी नहीं है। लेकिन जातिगत समीकरणों को साधते हुए संत रविदास मंदिर और उसके बाद तमाम योजनाएं जो सीधे तौर पर जनता को फायदा देती हुई नजर आ रही थी, और उसके बाद राशन 5 साल और देने की बात। वापस दिखाइए मेहमानों को, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। रविंद्र जी क्या बताएंगे, क्योंकि 2 सीटें आपके पास महज सागर की, और उनमें से सभी बाकी जो 4 सीटें उन पर 6 सीटें उन पर चुनौती आपके सामने, और ये कहा गया बड़े बड़े नामों के सामने जो बड़े कद के नेता हैं, वेटेज मंत्री हैं, वेटेड सीट्स हैं, वहां पर भी आपने बहुत भारी कैंडिडेट नहीं उतारा, नए चेहरों को आपने उम्मीदवारी दी थी, और अब जो वोट परसेंट सामने आ रहा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसे मान लें कि ये जो खास तौर पर इन 3 सीटों वीवीआईपी सीट्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपके साथ जाती हुई दिखेंगी? कहा ही नहीं जा सकता सर, ये तो परोस कर दिया सीट आपने बीजेपी को, फाइट ही नहीं की आपने। रविंद्र चौबे जी आवाज मिल रही है सर? जी मिल रही है जी। रविंद्र जी बताइए कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि निर्मला जी आई मैदान में, वोटिंग जो महिला वोटर्स हैं वो निकल नहीं पाए, बड़ी सीटों पर आपने उतने भारी कैंडिडेट नहीं दिए, कहिए। सबसे पहले तो अनाली चैनल और उनके दर्शकों के लिए नमस्कार मेरी। आपको भी नमस्कार सर, चलिए कहिए। कांग्रेस ने सागर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र से महिला प्रत्याशी उतारे हैं, यानी 50% आरक्षण यहाँ सागर जिले में दिया गया है, और इसका सकारात्मक प्रभाव आप अपने परसेंटेज के माध्यम से बता रहे हैं। निस्संदेह जो महिला प्रत्याशी होने का लाभ हमारे प्रत्याशी जो भी, चाहे वो बीना से निर्मला सप्रे जी हों, रहली से तुम्हारी ज्योति पटेल हो, रक्षा राजपूत हो और निधि जैन हो। निधि जैन को एक फायदा और मिल रहा है, निधि जैन महापौर का चुनाव लड़ी थी और लूज कर गई थी, तो लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ है। और रही बात मुद्दों की, तो यहाँ का मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी है, पलायन है, यहाँ से महंगाई है। और महंगाई की बड़ी अच्छी बात ये अभी हमारे भाजपा के मित्र जो कह रहे थे कि महंगाई से उनको फायदा हो, महंगाई से फायदा उनको कैसे होगा? आप ये देखें कि जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उस समय एक गाना चलता था, गाना प्रचलित था कि महंगाई डायन खाई जात है। अब भाजपा उसको डायन की जगह डार्लिंग कहने लगी है, और इस डार्लिंग की दम पे वो चाहे, इस डार्लिंग कैसे हो जाएगी भाई? ये बात इनको बताना चाहिए कि महंगाई से आम आदमी कितना त्रस्त है। ये स्थिति हो गई देश की, भुखमरी में देश में 80 करोड़ लोग हो गए। लेकिन राजेंद्र जी चुनावी समय पर ये मुद्दे तो हमने बहुत ही कम सुने हैं। आपके बड़े मुद्दों में तो कास्ट सेंसस रहा, आपके बड़े मुद्दों में महंगाई इतना उछला ही नहीं। रविंद्र जी शायद नेटवर्क का दिक्कत है आपके यहाँ से सर। राजेंद्र जी माफ कीजिए। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग जो रख रहे हैं, आप जैसे जो चैनल है उन्होंने दिखाया है। अब जो प्राइवेट है, जो अदानी की, हमारा काम जब वो तो हम कर ही लेंगे बखूबी। बात क्या उठाएंगे? लेकिन राजन जी एक मुद्दा बड़ा उठा था, जब अरुणोदय चौबे ने इस्तीफा दिया था, कहा गया था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं पे फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह और तमाम सारे नेताओं ने कहा था
कि उनका हम मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरुणोदय चौबे जैसा कद्दावर नेता, आप उनको मैदान में नहीं उतारा। जगदीश धनोरा वाला जब मामला आया था तो कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया। अब चुनाव खत्म होने के बाद दिग्विजय सिंह फिर उनके गुणगान कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के पहले याद नहीं किया। तो ये तमाम सारे मुद्दे थे, लेकिन चुनाव में उठाते दिखाई नहीं दिए कांग्रेस पार्टी। उन्हें वो मुद्दे उठाए हैं। अब ये बात अलग है कि हमें मंच नहीं है। आपने हमें बुला लिया तो हम अपनी बात रख पा रहे हैं। हमें कोई मंच नहीं मिलेगा तो हमारी बात सुनेगा कौन? नहीं, ये भाई तो ये आपका है नहीं, ये मंचों पे ही बोला। अरुणोदय चौबे ने मंच पे बोला, हमने बाकायदा उनको स्थान दिया। जगदीश धनोरा वाले मामले को हमने बाकायदा स्थान दिया। नहीं तो आपकी कह रहे हैं ना, तो आपकी हम प्रशंसा कर रहे हैं इसी बात के लिए। लेकिन जो बड़े चैनल हैं, जो अपने आप को राष्ट्रीय चैनल कहते हैं, उनमें वो ही मुद्दे दिखाए जाते हैं जिन मुद्दों के लिए बीजेपी प्रेस्क्राइब करती है। अब इन आरोपों से वोट परसेंट बढ़ेगा नहीं आपका, राजेंद्र जी। मसला ये है कि इन मुद्दों को आपने, व्यापम को भी हमने देखा था पिछले बार आप लोगों ने खूब जोर शोर से उठाया था, लेकिन इस बार जीतू पटवारी अपनी सीट पर ही इतना प्रचार प्रसार करते हुए नजर, ऐसा लग रहा था उनको डर लग रहा है शायद उनकी सीट खिसकने का। इस बार कोई आंदोलन या बड़ा हमने ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा इलेक्शन से पहले जो पहले देखा था। तो इस बार आप लोगों ने खुद ही जम के वो प्रदर्शन नहीं किया, तो किसी को कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं? बहरहाल अब वोट परसेंट नहीं बढ़ने वाला है। अब मुद्दे जो हैं, वोट परसेंट जो आया है उसी पर ही बात करनी होगी सर। तो क्या काम किया, क्या नहीं किया, माना क्या जाए? ये जो मैंने इसलिए कहा कि वीआईपी सीट्स पर आपने उम्मीदवार तो पहले ही हार के दे दिए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरा सर्वे किया गया, एक नहीं चार सर्वे किए गए, और हमारे सर्वे के हिसाब से हमने प्रत्याशी उतारे, और हमारे प्रत्याशी के भय के कारण केंद्र के मंत्री उतारे गए। 4 मंत्री उतरे हैं केंद्र के। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। कमलनाथ जी के सामने कोई नहीं टिक रहा है। आप देखें, वो जो केंद्रीय मंत्री वो हारेंगे चुनाव। आप जो केंद्रीय मंत्री उतारे चुनाव हारने की, वो खुद पशु पेश में है, उनकी स्थितियां बड़ी विकट हैं। तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और परिणाम आप देखें, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपकी कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हर्ष सिंह खुद देवरी से कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं अभी। तो कांटे का मुकाबला है, कौन कह रहा है कांटे का? लेकिन निकलेगा, चुनाव हमारा निकल रहा है। कांटे का मुकाबला है, ये बात सही है। लेकिन फिर इसके बाद भी लोगों के मन में जो महंगाई है उसने घर किया है, लोगों के मन में पलायन है उसने घर किया है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे आम जनता के बीच रहे हैं। मीडिया में न रहे हो, मीडिया के जो प्रमुख घराने उनमें न रहे हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बातें रही है। पब्लिक डोमेन में ये बातें व्याप्त हैं आज भी, और लोगों में नाराजगी इस बात को लेके। कमलनाथ की जो सरकार बनी बनाई सरकार जो पैसों पे खरीद के गिरा दी गई थी, इस बात से नाराजगी भी परिलक्षित हो रही है इस चुनाव में। लेकिन उसके बाद तो उपचुनाव हो गए थे ना 2 दर्जन सीटों पे, उससे बीजेपी को बहुमत मिल गया था। वो नाराजगी तो तभी खत्म हो गई होगी। नाराजगी तभी खत्म नहीं हुई थी। वो तो प्रायोजित थे, उसमें उन्होंने अपनी पूरी जो सत्ता बल था पूरा लगा दिया था। इस बार जो सत्ता बल लगाने का चांस इसलिए नहीं मिला कि इनके जो मंत्री मिनिस्टर थे ये खुद हुए थे। लेकिन अगर ऐसा होता फिर दमोह में आप क्यों जीतते चुनाव? कौन सा दमोह में? हम इसलिए चुनाव, दमोह केवल एक चुनाव था, ये 28 थे उस समय। नहीं, उसमें भी आपने बड़ी संख्या में चुनाव जीते हैं। हाँ, तो क्या वो करेरा की बात करें, चाहे गोहद की बात करें हम, जी, क्या सुमावली की बात करें हम, जी, क्या डबरा की बात करें हम, उसमें भी बड़ी संख्या में आपने चुनाव जीते हैं। हाँ, तो ये ग्वालियर में सतीश सिकरवार चुनाव जीते। अच्छा, लोग चुनाव बाद में उनकी पत्नी महापौर का चुनाव जीती है। जी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा जैसे वो नहीं दे पाए। मोदी ने रैलियां आप अपने आरोप लगाकर खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र जी। खैर, लौट रही हूँ प्रदीप जी के पास जा रही हूँ। काफी देर से आपसे चर्चा चल रही है, प्रदीप जी को भी शामिल कर लेते हैं। प्रदीप जी, सागर में बहुत ज्यादा वोट परसेंट नहीं बढ़ा, और खासतौर पर मैं बात करूं तो खोराई में भी सिमिलर ही वोट परसेंट है। 79.6% 2018 में था, 79.64 जो वोट परसेंट है वो खुराई में सामने आया है। तो यहाँ पर हम कहें कि एकदम रीच ली है या एकदम मत प्रतिशत एक्सेस हुआ है, तो ये खुराई में इतना उत्साह नहीं दिखाया, जबकि भूपेंद्र साहब की सीट है। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सागर जिले की खुराई विधानसभा में जी कहिए प्रदीप जी, जल्दी कहिए। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी ने हजारों करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्यों को कराए हैं। भूपेंद्र सिंह जी वहां जननायक के रूप में जाने जाते हैं। आप तय मानिए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी खुराई विधानसभा से ऐतिहासिक बहुमत से विजयी होने जा रही है।
ठीक है, एक 30 सेकंड एक लाइन में कंप्लीट कीजिएगा। मेरे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए एसएन पटेल, कितना उम्मीद लग रही है आपको, कितनी सीटें माहौल बना रही हैं बीजेपी का जो मत प्रतिशत सामने आया है? एसएन पटेल, एक लाइन में जवाब। जी बिल्कुल, 8 सीटों पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। और अभी ये तो आदेश, कांटे की फाइट आपको भी दिख रही है या कहीं अप एंड डाउन देख रहे हैं? आदेश, एक लाइन में बताइए। जी, सारी 8 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन दिखाई दे रही है। वोटर घर से निकला है, वोट कास्ट किया है, और ये कह सकते हैं कि कई जगहों पर टफ फाइट भी है। कई जगहों पर जो मुद्दे अब निकल कर आ रहे हैं वोट परसेंट के बाद, उनका वोट परसेंट पर तो खैर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मनोज जी से हम एक और कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी, आपका क्या आकलन, कितनी सीटें किसके पास? देखिए, जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न हुआ है तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी पिछला जो अपना प्रदर्शन है 2018 का, वो निश्चित तौर से दोहराने में सफल रहेगी सागर में। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा सकती है, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उसे बेहतर करके दिखाए, क्योंकि वोट परसेंट उठा है। और हम जो आकलन कर रहे थे महिला वोट परसेंट का, तो हम सागर की बात करें तो यहाँ पर भी जो महिला वोट परसेंट है वो भी काफी अच्छा सामने आया है। तो योजनाओं का असर है, खासतौर पर वो जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, यानी लाडली बहना योजना का मैं जिक्र कर रही हूँ। उसके अलावा संत रविदास मंदिर की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को भी बेहतर तरीके से बीजेपी ने साधने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल अब जब मतदान हो चुका है, मत प्रतिशत सामने आ चुका है, जो नतीजे आएंगे वो बेहतर तरीके से बताएंगे कि किन के मुद्दों में रहा कितना दम, ये किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदाता ने वोट डाले हैं। चिन्ह चुना, चेहरा चुना, या मुद्दे या समीकरण। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।